आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट। इसके लास्ट पार्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे इसी पे बेस्ड। उसके बाद कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ एक बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सबसे पहले कोई अगर रिटन डॉक्यूमेंट है उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड के 1215 में एक किंग हुए, उन्होंने सबसे पहले कोई अगर रिटन डॉक्यूमेंट दिया था फंडामेंटल राइट या सिटीजन्स के राइट को लेकर के, तो उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो आप देखेंगे कहीं भी किसी भी देश में अगर इस तरह के राइट्स जो बेसिक राइट्स मिले हुए हैं या फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, एक चीज़। दूसरा कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट को, जो भारत में फंडामेंटल राइट कहा जाता है उसको बिल ऑफ राइट यूनाइटेड स्टेट्स में कहते हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट कहते हैं। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी दुनिया में इसको क्या कहते हैं, बेसिक राइट कहते हैं। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इस सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक राइट कहते हैं इन सभी को। का एक पुराना नाम क्या है, मैग्ना कार्टा। जैसे कि पूछता है कई बार मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, या इसको ये भी कहा जाता है चार्टर्स ऑफ सिटीजन, मतलब अधिकार पत्र है नागरिकों का। ठीक, तो ये कुछ बेसिक था इससे रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट भारत में जो मिला है उसका क्या आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक है। देखिए इसमें दिया हुआ है ना कि इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, और पार्ट 3 में है। किस में डिस्क्रिप्शन है, फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में है, पार्ट 3 में है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ये आपको बहुत जगह काम आएगा, इससे में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह के आ जाएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके, और उसमें आपको एलिमिनेट करना होगा कि क्या नहीं है इसका फीचर। तो फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट में क्या क्या आता है, तो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले फीचर्स में ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमें इसको प्रोटेक्ट करता है और गारंटी करता है संविधान हमें। अब इसको समझने के लिए जान लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, एक चीज़ और जान लीजिए, फिर दोनों का एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको और क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल। मतलब ये हुआ कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करेगा, उसके लिए आदेश देगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का मतलब हुआ कि संविधान गारंटी देता है उसके फंडामेंटल राइट को, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन काम करता है कि किसी अगर सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसको इस्टेब्लिश करेगा, उसको क्या करेगा, उसको दोबारा उसका राइट मिलेगा, दिया जाएगा। फिर क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट एंड एब्सोल्यूट। मतलब फंडामेंटल राइट जो भी सिटीजन्स को मिलता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही दो चीज़ें दिया हुआ है, ना ही क्या है, सैंक्रोसैंक्ट। मतलब सैंक्रोसैंक्ट मतलब ऐसा है कि मतलब टच नहीं करना चाहिए, इस टाइप का सेंस में, मतलब बहुत प्योर, होली। तो होली तो है, फंडामेंटल राइट होली है, लेकिन सैंक्रोसैंक्ट या एब्सोल्यूट नहीं है कि इसको कुछ टच नहीं किया जा सकता या इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता या इसका फंडामेंटल राइट का कुछ और चेंजेस बिल्कुल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमेशा आप ये सुनेंगे कि फंडामेंटल राइट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में क्या आ गया, उसमें आ जाएगा
मोरालिटी भी आ सकता है, हेल्थ आ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू आ सकता है। ये सब क्या है विद रिस्पेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर, ये सब के ग्राउंड पे फंडामेंटल राइट हमको मिलता है। फिर है फंडामेंटल सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं हो सकते। वो कौन है? आर्टिकल 20 और 21। आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो इसके फीचर्स में आ रहा है वो हम देख ले रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हाँ, रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, जैसे इमरजेंसी लगेगा तो रेस्ट्रिक्शन लग सकता है फंडामेंटल राइट में। तो ये कुछ बेसिक है। इसमें आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें एक दो हैं वो हमको ध्यान रखना है। क्या कि दिस इज़ गारंटीड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है ना, कुछ इसके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस क्या हैं? कुछ ग्राउंड है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यू पे या हेल्थ एंड मोरालिटी, ये सब ग्राउंड पे उसको कर्टेल किया जा सकता है कुछ फॉर अ टाइम बीइंग। अब हम आर्टिकल देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में हमेशा आता है। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से रहेगा ही। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनलाइटेंड सिटीजन होने के नाते भी आपको फंडामेंटल राइट जानना चाहिए। ठीक है, तो अब फंडामेंटल राइट यहाँ देख लीजिए। पहले ये किस में आता है? पार्ट 3 में आता है। ठीक है, पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? 12 to 35 याद रखना है, कई बार पूछता है। 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो हम 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए अब 12 क्या है, आर्टिकल 12 क्या है। कई बार लोग क्या करते हैं, जहाँ से राइट्स है, मतलब 14 से लेकर के फंडामेंटल राइट 32 तक है, तो लोग उस वही सिर्फ स्टडी करते हैं, बाकी उसके ऊपर नीचे वाला छोड़ देते हैं, उससे क्वेश्चंस दे देता है, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट है सब। तो देखिए आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में दिया हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट जब भी आप सुने तो इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में राज्य, उत्तर प्रदेश या बिहार, ये वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ। स्टेट मतलब क्या हो गया? स्टेट मतलब कोई भी अथॉरिटी वाली बॉडी, कोई भी जिसके पास पावर हो, जिस बॉडी के पास, उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट किस में कौन? स्टेट का एग्जांपल, स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइन है वो ये सारे हैं। कौन कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये क्या आएगा स्टेट में। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर मतलब जैसे विधानसभा हो गया या वहाँ के राज्य सरकारें हो गई, वो सब किस में आएंगी? स्टेट में आएंगी। ऑल लोकल अथॉरिटी मतलब ग्राम पंचायत हो गया या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया या इस तरह की कोई भी अथॉरिटी वाली बॉडी, ये सब किस में आएंगी? ऑल लोकल अथॉरिटीज़, ये सब स्टेट कहलाएंगे। अदर अथॉरिटीज़ इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी और भी अथॉरिटीज़ जो कि ऊपर इस सब में नहीं डिस्कस है, वो भी उस तरह की अथॉरिटीज़ जो इंडिया या इसके सरकार के अंदर आती है, कंट्रोल में आती है, वो सब किस में आएंगे? राज्य की कैटेगरी में आएंगे। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन आए, बहुत सारे जजमेंट आए, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें और भी इसमें आई हैं, अमेंड हुआ है। तो वो हमारे अभी विषय की बात नहीं है, अभी हमें बेसिक चलना है कि क्या होता है ये। ठीक, तो अब इसमें है क्या? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 है, इस पूरे ख़त का मजमून बता देता हूँ, वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि स्टेट या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या जो भी स्टेट मतलब जो अपर अभी हमने आर्टिकल 12 में जो डिस्कस किया वो मतलब स्टेट कोई भी इस तरह का कानून नहीं बना सकता जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हो या कुछ कर्टेल होता हो। इस तरह का कोई भी स्टेट जो है नियम नहीं बना सकता, कानून नहीं बना। ये है ये आर्टिकल 13। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे राइट्स। ठीक, हमारे फंडामेंटल राइट आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 तरह के अधिकार दिए हैं, 6 राइट्स दिए हैं। ठीक है, 6 राइट्स दिए हैं। अब उनका हम लोग स्टडी करेंगे किसमें क्या क्या है। ठीक, तो पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक क्या है? राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें एक एक में है कि भाई किस किस तरह का इक्वलिटी। तो
तो पहला है आर्टिकल 14। 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। अब जो आर्टिकल 14 है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ को दो ढंग से डिफाइन किया जाता है, दो तरह से बताया जाता है। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं ये इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे कि कोई बंदा गड्ढे में गिरा है, ठीक है, दो लोगों की हाइट मेज़र करनी है, तो एक बंदा गड्ढे में गिरा है और एक बंदा ऊपर है, तो अब इन लोगों की अगर हाइट मेज़र की जाए तो बराबर आएगा? नहीं आएगा। नहीं, ये कोई मतलब ये प्रॉपर वे तो नहीं हुआ। तो उसको भी क्या किया जाए, अगर हम इस हाइट पे दोनों को एक इक्वल हाइट पे रख दें, उसके बाद मेज़र करें, तो ये क्या होगा, एक ये प्रॉपर और एक मतलब जस्टिस वाला ढंग यही हुआ ना। तो इसी तरह से क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि अगर कोई मतलब सर्कमस्टांसेस किसी के ऐसे हैं कि उनको एक अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, तो उनको एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा, उसके बाद जो है इक्वलिटी उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी क्या है, इक्वलिटी में ही आता है। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये मतलब इक्वलिटी के फिलॉसफी को ही अपोज करता है, लेकिन इसको और थोड़ा मतलब और ढंग से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, इक्वल सर्कमस्टांसेस उसमें जोड़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंसेप्ट को हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, ठीक है। और ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है कंसेप्ट? इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एक साधारण जो मजदूर है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। दूसरे का मतलब क्या है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं, लेकिन इक्वल कंडीशंस होना चाहिए उस ग्राउंड पे, ठीक है, ठीक है। यही जो दूसरा आधार है, इसी के आधार पे हम जो रिजर्वेशन का जो ग्राउंड दिया गया, उसमें इसमें से इस प्रिंसिपल को ड्रॉ करके रिजर्वेशन का ग्राउंड दिया गया आर्टिकल 15 में, ठीक। तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ। हम लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ना ही किसी भी बेसिस पे सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, किसी भी ग्राउंड पे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ये क्या है? आर्टिकल 15 है, ठीक है। ये इससे आते हैं क्वेश्चंस, बहुत आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है कि पब्लिक अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगी, जो जॉब्स, उसमें क्या है, सभी बराबर होंगे। किसी ग्राउंड पे किसी को कोई भी मतलब किसी को भी किसी तरह का एडवांटेज या भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है। लेकिन इसी में कुछ संशोधन करके सारे SC, ST, OBC, EWS, इसमें इसी में संशोधन करने के बाद आर्टिकल 16 में संशोधन होता है, उस ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है। फिर जो है जा करके हम कोई इस तरह का कानून बना सकते हैं कि 10% या 5% EWS का या अदर बैकवर्ड क्लास का 27% या जो भी रिजर्वेशन हम देते हैं, इसमें संशोधन करके देते हैं, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया क्योंकि भारत में अनटचेबिलिटी थी, तो उसको एबॉलिश करने के लिए कौन सा है? आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है क्वेश्चन। आर्टिकल 16 किस लिए है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ सबटाइटल्स। टाइटल सबटाइटल को इक्वलिटी लाने के लिए इसको क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया। मतलब अबॉलिश कर दिया गया मतलब क्या? जैसे कि पहले जब ब्रिटिशर्स के टाइम में या उसके भी पहले बहुत तरह के
टाइटल्स होते थे ना राजाओं को, या जो जमींदार हैं या जो भी स्टेट्स थे उनको बहुत सारे टाइटल होते थे। राय बहादुर हो गया, और भी बहुत तरह के होते थे, आप समझ रहे होंगे, कई इस तरह के, खान हो गया, ऐसे बहुत सारे सब टाइटल हुआ करते थे। तो उन सारे सब टाइटल्स को गवर्नमेंट ने संविधान के तहत क्या कर दिया, बैन कर दिया कि कोई इस तरह की चीज़ें लगा नहीं सकता, अबॉलिश कर दिया कि कोई भी ऐसा, सारे सब टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया, सभी इक्वल हैं। ये इसमें दो चीज़ों को रहने दिया गया, क्या क्या, एक एजुकेशन और दूसरा आर्मी या मिलिट्री। ठीक, इसके एजुकेशन में जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी कर लिया है तो उसको डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली उसको रहने दिया गया। इस तरह कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी एजुकेट होकर कर सकता है। तो इसको एजुकेशन के ग्राउंड पे जो जिस तरह की उपाधि मिली उसको गवर्नमेंट ने मेंटेन रखा। और आर्मी में कोई जैसे ब्रिगेडियर हो गया, मेजर हो गया, इस तरह के जो ओहदे हैं उनको गवर्नमेंट ने इस तरह के टाइटल्स को कंटिन्यू रखा। तो ये हो गया आर्टिकल 18। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम। ठीक है ना, 19 से लेकर के 22 तक, 19 to 22 क्या है, क्या है, राइट टू फ्रीडम है। अब इसमें देख लीजिए आर्टिकल 19 क्या है। इसमें आर्टिकल 19 एक बंच ऑफ राइट्स है, देख लीजिए ढेर सारे राइट्स हैं इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। अब इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम में पहला क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन है। 19 में क्या है, ये सारे जैसे मीडिया वर्ल्ड है वो किस पे काम करता है, इसी अधिकार पे काम करता है, आर्टिकल 19 पे। तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या है, स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल होने का शांतिपूर्ण, ठीक है ना, विदाउट आर्म्स। तो ऐसे सारे, कहीं भी घूमने का पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कहीं भी ऑक्यूपेशन के लिए, ये सब क्या है, ये हमारा राइट किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 है, क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक, ये क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब ये उस समय का राइट है सिटीजन को कि किसी ने कोई गुनाह किया है, किसी ने कोई कल्पित है, ठीक है ना, उसके बाद उसको कुछ राइट्स हैं, वो सारे राइट्स आर्टिकल 20 में है। मतलब किसी ने कुछ गलत किया है तो भी उसके पास कुछ राइट्स है, वो राइट क्या है, वो आर्टिकल 20 में बताता है। उनमें से जैसे कुछ इस तरह के राइट्स हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो सबसे पहली बात कि उसको जो संविधान सम्मत सज़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह की सज़ा को डिसाइड करता है वही मिलेगी। मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई चोरी की है और उसकी सज़ा है 6 महीने, ठीक, लेकिन पता लगा कि उसने किसी बहुत मतलब एंटीक पीस की चोरी की है, कोई इस तरह का डायमंड जिससे कि पूरा मतलब सब जगह तहलका मच गया, तो लोग सोचे कि नहीं इसको तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाद जो है कानून पास किया जाए कि नहीं 2 साल का या 4 साल का सज़ा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी के ग्राउंड पे उसको सज़ा मिलेगी, ठीक ना, एक्स फैक्टो लॉ नहीं, मतलब बाद में कोई लॉ बना करके उसको सज़ा दिया जाए, एक्स फैक्टो लॉ वैसा नहीं हो सकता। ठीक, तो एग्जिस्टिंग लॉ पे ही सज़ा दी जाएगी, पहली चीज़। फिर दूसरा होता है कि डबल जेओपार्डी, मतलब कि किसी को एक गुनाह के लिए एक ही बार सज़ा मिलनी चाहिए। कोई कल्पित है तो उसको एक बार अगर उसको सज़ा मिल गई किसी कोर्ट से, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा भी कोई और कोर्ट उसको सज़ा दे देगी। ठीक, तो ये डबल जेओपार्डी। ऐसे ही कुछ इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जैसे कि अगर मतलब ये इस तरह का है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए है जो कि कोई इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन आर्टिकल 20। 21 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट। आर्टिकल 21 मतलब कि समझिए ये पूरा राइट्स का एक बहुत स्पेक्ट्रम खुल गया है, इसमें मोर देन 30 राइट्स हैं। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ ऑल राइट्स। इसमें इतने राइट्स हैं और ये राइट क्या है, राइट टू लाइफ एंड फिजिकल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और फिजिकल लिबर्टी का अधिकार, मतलब फ्रीडम। ठीक है, तो ये है। इसमें बड़े सारे राइट आ गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी आ गया, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू वाटर वगैरह, बहुत मतलब मोर देन 30 राइट्स इसमें आए हुए हैं आर्टिकल 21 में। और उसमें 21A राइट टू एजुकेशन, बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को भी इसी में डाला गया है, क्योंकि राइट टू
लाइफ के जैसा ही है राइट टू एजुकेशन। तो क्या है राइट टू एजुकेशन 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू एजुकेशन 21A। 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये राइट है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उससे रिलेटेड कुछ उसके राइट्स हैं। वो क्या राइट्स हैं? वो ये राइट है कि सबसे पहले कि 24 घंटे के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जिस बंदे को भी गिरफ्तार किया गया है, पहला है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये सारे राइट्स मिले हुए हैं सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन को। ठीक, दूसरा है कि उसके घर वालों को 24 घंटे में मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके किसी वार्ड को पकड़ा गया है या जो भी। फिर तीसरा है क्या कि उसके मनपसंद वकील को करने की उसको आज़ादी मिलेगी, उसको हायर करने की। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 22। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक, तो क्या है ये राइट 23, आर्टिकल 23 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर को बैन कर दिया गया। इसको बैन करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट किया जा सके, इसके लिए 1976 में क्या किया गया? एक लॉ पास किया गया, फोर्स लेबर एक्ट। ठीक है ना, फोर्स लेबर एक्ट 1976 में पास किया गया। इस आर्टिकल को, मतलब आर्टिकल 23 जो राइट्स है, इसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया। और उसमें बाकायदा अगर कोई इस तरह का प्रैक्टिस करता है किसी फोर्स लेवल या बधुआ मजदूरी, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको सज़ा मिलेगी, मतलब जो ऐसा करा रहा है उसको। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या? आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये आर्टिकल 24 है। बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अगर कोई फोर्स लेबर कराता है तो उसके लिए भी मना है, रोका हुआ है, वो बच्चे का राइट है। ठीक है, इसमें जैसे कि अब इसमें क्या है, मेनली इसमें दो चीज़ों का नाम दिया है। क्या कि हैजार्डस कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें नहीं, कहीं नहीं करना है, लेकिन दो चीज़ों का बिल्कुल नाम है। क्या? हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में या कोई इस तरह का केमिकल इंडस्ट्री में जिससे कि उसके हेल्थ को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये है बच्चे के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये राइट। ठीक है, उसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये तो अक्सर चर्चा में रहता है, तो हम इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 25 ये क्या है? यही है, आर्टिकल 25 को ही जो कहा जाता है कि ये मेरा राइट है रिलीजन प्रैक्टिस करने का। ये आर्टिकल 25 ही देता है सभी को अपने ढंग से पूजा करने की, अपने ढंग से क्या कंसाइंस प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। मतलब प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट मतलब हमें पूजा करना है, अगर उसके बारे में हम कुछ पॉजिटिव कहना चाहते हैं, लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, तो उसका भी अधिकार है। उसको प्रोपोगेट करने का, रिलीजन को हम फैलाना चाहते हैं तो उसका भी हमें आर्टिकल 25 अधिकार देता है। इसको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। ठीक है ना। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 यही है जिसके तहत केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आया था, उसमें आर्टिकल 26 के वायलेशन को लेकर के ही वो सुप्रीम कोर्ट गए थे आर्टिकल 32 के तहत। तो उसके बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाहर निकल के आया। तो क्या है ये क्या है? कोई भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए सबको आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, आर्टिकल 27 है। पहले मैं ये ठीक से समझता नहीं था, मुझे लगता था कुछ और मैं समझता था इस आर्टिकल का मतलब, लेकिन इसका मतलब ये है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। मतलब सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि कोई उन्हें किसी चीज़ के लिए, टैक्सेशन के लिए, कि उनको टैक्स देना पड़े, कोई रिलीजन पर्टिकुलर फॉलो करते हैं, इसके लिए क्या है, ऐसा राइट मिला हुआ है कि ऐसा उसको कभी कोई ऐसा नहीं फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए। तो ये है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ठीक,
तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में आया हुआ था, प्री में आया हुआ था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इस ग्राउंड पे ये आर्टिकल 28 है, इसको ध्यान से समझिए। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अब इसमें यह है कि सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि उनको ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आपको ये रिलीजियस कोई चीज़ है उसको अटेंड करना है। तो इस ग्राउंड पे बहुत सारे जो NGOs हैं, लेफ्ट विंग NGOs हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जो कई स्कूलों में जो प्रार्थना होता है वो हिंदू रीति से है, इस तरह का करना। तो इस मैं बता रहा हूँ अब समझने के लिए कि इस ग्राउंड पे वो लोग वहाँ गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसा नहीं आया, वो उसको नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो ऐसा किया नहीं जा सकता कि कोई भी रिलीजियस चीज़ फॉलो करनी है वहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए लंच टाइम हुआ तो आप कहें कि भोजन मंत्र पढ़ करके ही भोजन करना है, तो ये उन लोगों का राइट है कि नहीं, उन्हें नहीं करना है, ये ऐसा कहा नहीं जा सकता। मतलब आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, आप बोल दिए किसी को करना हो करे, ना करना हो मत करे, ठीक। तो ये है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल 28, ठीक। उसके बाद है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 29। ये सब इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि इन ग्राउंड्स पे आप समझिए कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हैं उनको इतने राइट्स, एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए हैं कि अब ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए, स्पेशली उनके लिए है ये राइट्स। तो इसमें क्या है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई कल्चरल माइनॉरिटी है या उनका अलग स्क्रिप्ट है, वो उस तरह की माइनॉरिटी हो गई, या लैंग्वेज बेसिस पे कोई इस तरह की माइनॉरिटी है, उन सबों को अपना अलग कोई मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इस तरह की चीज़, संस्था खोलने का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 29 में। तो इसी ग्राउंड पे क्या किया इसने, हाँ अभी इसमें नहीं, आर्टिकल 30, इसमें क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है, माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलने का और उस पर को एडमिनिस्टर करने का, उसका प्रशासन करने का अधिकार दिया हुआ है इसमें। तो इन्हीं सब के अंदर आता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया या बहुत सारे आते हैं माइनॉरिटी वाले कॉलेज। तो इसके तहत क्या हुआ, इसमें इतना राइट है, इतनी इंडिपेंडेंस है इसमें कि अपने हिसाब से कुछ भी मैनेज कर सकते हैं उसमें, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी लगभग एनक्रोच उसमें ख़त्म हो जाता है। तो इसी को सोचते हुए बहुत सारे हिंदू संगठन चाहते थे कि हम भी कुछ इस तरह का, अगर हमें भी मिले तो हम भी अपना रिलीजन या कुछ इस तरह का जो हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं प्रोपोगेट, वो हम कर सकें। तो उनके पास उतना राइट नहीं है। तो वो क्या है, जैसे रामकृष्ण, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन ने एक इसी ग्राउंड पे कि हम जो है, हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग सेक्ट हैं, हम रामकृष्ण मिशन को मानने वाले सेक्ट हैं, इस आधार पे वो गए सुप्रीम कोर्ट, ताकि हम इसका अगर लाभ हमें मिल सके तो हम हो सकता है थोड़ा और कल्चरली या हिंदुज़म को थोड़ा और रिवाइव कर सकते हैं या और प्रचार प्रसार संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, उसको अलग से मानने से मना कर दिया रामकृष्ण। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह का राइट है, इतना इंपॉर्टेंट राइट है, ये छोटा सा राइट दिख रहा है, इसकी वजह से उन्हें बहुत अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 30। अब आता है आर्टिकल 32, ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है। इस राइट को आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, इसको कहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अब ये है क्या राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें क्या है कि अगर किसी भी भारत के नागरिक का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। वो सीधे अपने फंडामेंटल राइट को इस्टेब्लिश कराने के लिए, प्रोटेक्ट कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर सकता है। तो ये सभी को बचाने का है राइट, तो इसीलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो अब वो कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट को कुछ अथॉरिटी दिया जाएगा तब करेगा ना। तो उसके लिए आर्टिकल 32 को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस रिट को हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे,
10 मिनट का लेक्चर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक रीड के बारे में, हाइबियस कॉर्पस मैंडामस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्टेरियोरी, एक बार में हम लोग सारा देखेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना जान लीजिए, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट उनको उनके राइट्स को सिटीजन्स के वो इस्टेब्लिश करता है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33, 34, 35 है। इसमें क्या है? जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस हैं या इंटेलिजेंस है, इनके राइट्स को कर्टेल करने का कुछ प्रोविज़न है कि इनके राइट्स जो है कुछ पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि उनके राइट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट एब्रोगेट कर सकता है फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है ना। 34 भी उसी तरह का है कि फंडामेंटल राइट, मार्शल लॉ जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है फॉर अ टाइम भी, ये चीज़ है। और 35 क्या है? ये आता है, ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये लोग छोड़ देते हैं इसलिए, और ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो इस तरह के फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन लोगों के फंडामेंटल राइट को कुछ कम किया जा सकता है फॉर अ टाइम बीइंग। 34 क्या है? प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पे फंडामेंटल राइट में कुछ कर्टेल हो सकता है। 35 क्या है? एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है? 35 कि पार्लियामेंट को अधिकार दिया जाता है कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स पे अपना कानून बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मतलब फंडामेंटल राइट जिसमें है उसको कहा जाता है। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 में है, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक। उसके बाद निम्न में से कौन मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? अभी हमने किया था ना, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 है, हाँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 नहीं है, ये क्या है? 25 से 28 है, 25 to 28 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी गलत है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 1 के, देखिए ये वाला मैं भूल गया बताना, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? अनुच्छेद क्या है? 31। ये राइट टू प्रॉपर्टी अनुच्छेद 31 था, जो ओरिजिनल संविधान था उसमें था आर्टिकल 131, लेकिन इसको क्या किया गया? हटा दिया गया, इसको एलिमिनेट कर दिया गया और फंडामेंटल राइट्स इसको हटा करके भारत के नागरिकों को लीगल राइट बना दिया गया। क्या कर दिया गया? लीगल राइट। अब क्या, अगर कोई कहे राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है एंड इट इज़ एडेड इन 300A आर्टिकल, ठीक है, 300A। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है कथन? तो देखना हमें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, बिल्कुल सही है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पूछता है अक्सर, राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट द्वारा हटाया गया, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है, 1978 में हटाया गया है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया, गलत है, नैतिक नहीं, ये लीगल राइट है, ठीक है ना, कानूनी अधिकार हो गया। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, हाँ 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में हमें जो मिला था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने मिले थे? 7 अधिकार मिले थे, ठीक है, जिसे एलिमिनेट कर दिया गया एक। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, यस, हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूके के संविधान से। अब है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? 19 में कौन सा नहीं है ये कह रहा। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही, ये तो है ही। संघ बनाने का अधिकार है ही। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार का अधिकार, ये भी है। अबॉलिशन ऑफ सब टाइटल, उपाधियों का अंत उसमें नहीं है। किस में है? आर्टिकल 18 में, ठीक। 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जाती है? 18 आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ सब टाइटल। तो उसमें पूछ रहा है कि
किसमें भारतीयों द्वारा धारित नहीं की जा सकती। तो कौन नहीं, ये सब तो हटा ही दिया, दीवान बहादुर सिंह नहीं, पद्मश्री पद्म भूषण भारत ये नहीं की जा सकती, ये सब तो है ही। पद्मश्री तो भारत के आज़ाद होने के बाद मिलता है, ठीक है, पद्मश्री पद्म भूषण भारत रत्न दीवान बहादुर ये सब क्या, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। कौन सा धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए। ठीक है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीयों द्वारा धारित नहीं की जा सकती, तो कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, बाकी तो ये तो पद्मश्री पद्म भूषण भारत रत्न ये तो मिलता ही है भारत में, लेकिन इससे रिलेटेड एक दो चीज़ और जान लें, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए ये दिया क्वेश्चन ऐसे ज़रूर है, लेकिन अगर डिपेंड करता है किस तरह के एग्ज़ाम में पूछा है। अगर यही एग्ज़ाम अगर ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में होगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत कहा जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने को सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे आर्टिकल 18 को लेकर के बहुत सारे लोग PIL दायर किए सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे ये कहा गया कि आर्टिकल 18 के हिसाब से कोई भी किसी तरह का सबटाइटल होल्ड नहीं कर सकता एक्सेप्ट एजुकेशनल और आर्मी या मिलिट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो अगर यहाँ पे भारत में भारत रत्न या पद्मश्री या ये जो पद्म पुरस्कार हैं वो अगर सबटाइटल धारण कर रहा है कोई, तो उसका क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, ये नहीं, कोई धारण नहीं कर सकता, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कुछ अपने रूल रेगुलेशन निकाले। तो वहाँ पे तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कुछ रूल बनाए जिसमें कि पद्मश्री फला पद्मश्री कोई जो भी है XYZ वो ऐसा नहीं अपने को लिख सकता। अगर वो ऐसा लिखता है तो कई बहुत चांसेस हैं कि उसके अवार्ड हटा लिए जाए। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आप यही ऑड मैन आउट है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या है, निम्न में से कौन सा एक कार्य अनुच्छेद 70 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी किसको कहा जाएगा, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति के ये किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल प्रवेश, उपयुक्त सभी को क्या है अनटचेबिलिटी में ही माना जाएगा। अगर सामान बेचने या सेवा देने से रोकने को कोई व्यक्ति करता है तो भी अगर किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ मना किया जाता है जाने से तो उस समय, ठीक है ना। तो तीनों को कर इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है, तो किस उम्र के बच्चों के लिए है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किस उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए क्या है, राइट टू एजुकेशन 6 से, ऑप्शन बी है। ठीक है, कब हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 2002। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत फाइंड आउट करना है। तो क्या है, अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार 2008 में संसद नहीं, ये 2002 में पारित हुआ है, ये याद रखना है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती, बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार 66वें अधिनियम द्वारा पास किया गया, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया इसमें, ऑप्शन क्या हो गया, बी, ये सही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में स्वतः समाप्त नहीं होते, इंपॉर्टेंट है ये। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी में अपने स्वतः समाप्त नहीं होते। कौन से हैं, 20, 21, ये किसी हर दशा में आर्टिकल 20 और 21 को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हमेशा रहता है। ठीक है ना, 21 क्या है, राइट टू लाइफ, अगर ये ख़त्म कर दिया जाएगा तो सरकार को मारने का अधिकार मिल जाएगा, किसी को भी मार सकती है। ठीक है ना, वो तो हमारा सबसे बेसिक राइट है। आर्टिकल 20 मतलब किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी ढंग से सज़ा दे सकती है। तो ये दोनों राइट हमेशा हमारे प्रिजर्व रहते हैं। ठीक, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 25 का संबंध राइट टू रिलीजन। तो रिलीजन क्या है, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचारित करने की से छूट की स्वतंत्रता, बलाश्रम ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, किसी धर्म को प्रचारित करने तो कर से रिलेटेड नहीं, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना, धर्म है ना, राइट टू प्रोफेस आर्टिकल 25 में ही है ना। तो प्रोफेस मतलब उसको फैलाने का प्रयास करना, वो सब किस में आएगा, आर्टिकल 25। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग नेक्स्ट
कोई और लेक्चर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट जो हम लोग रेट पे ले लें ताकि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।